I still remember that day. It was 26 June 2017. अरे वाह, आपको When डेट this भी याद है। because that is a life changing उस moment. दिन आपने डिसाइड किया, उस दिन मैंने 26 decide जून 2017, Correct. यू वो ईद का डिसाइडेड, दिन था। वो ईद का दिन था, आपने डिसाइड किया अब मुझे ये सिविल करना सर्विसेज है। करना है, आईएएस बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी तब जाते हैं जब आपका इंथुजियाज्म कम होता है। सही। मेरा कभी कम हुआ ही नहीं, एक भी दिन। तो मैं लाइब्रेरी गई हूँ आई गेस 2019 के मेंस के टाइम पे। उसके पहले मैंने लाइब्रेरी देखा ही नहीं, क्या होता है, कभी घुसी ही नहीं मैं। हाँ। अगर खाना बुरा है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कहीं और से ले आऊँगी। हाँ। द थिंग इज आई वॉज इन अ वॉर मोड एंड दीज डिस्ट्रैक्शंस आई नेवर लेट देम सिंक इन कि ओनर ये प्रॉब्लम कर रहा है, रूममेट्स ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। दैट सब वाज avoid कर दिया। जब थर्ड टाइम मैंने दिया तो मुझे लगा हर बार तो 100 के ऊपर आ रहा है, क्या दिक्कत है। उस साल मेरा सीसैट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में आपका थर्ड अटेम्प्ट में सीसैट सीसैट नहीं हुआ। जबकि आप एक मेंस लिख चुकी हैं। मैं मेंस लिख चुकी हूँ, मैं आराम से 100 स्कोर कर रही हूँ, जिसमें मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, पर थर्ड टाइम में सीसैट नहीं हुआ। आई एम अ टॉर्च बियरर ऑफ प्रीवियस ईयर। पीवाईक्यू। यस, बिकॉज प्रीवियस ईयर ही एक चीज़ है जो आपको एक क्लू दे रही है यूपीएससी के दिमाग में क्या है, किस डायमेंशन में वो सोचते हैं, कितने डेप्थ में वो सोचते हैं। और टेस्ट सीरीज में ऑब्वियसली दे हेल्प अ लॉट, बट ये कंपैरिजन है ही नहीं। जब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। अब क्या है कि हर एक ऑप्शनल की एक बुक आने लगी है, हाँ। हर बच्चा उसको पढ़ रहा है, रट रहा है, लिख रहा है। तो आई बिलीव कि एग्जामिनर को समझ आ चुका है कि इसकी खुद की नॉलेज नहीं, इनोवेशन नहीं है, दिमाग लगा के चूज किया है, तो उस पर ट्रस्ट करो। अपने आप पे भी तो ट्रस्ट करो यार। अगर आप सब कुछ आउटसोर्स कर दोगे, उसने बोला ये कर लिया, उसने बोला ये कर लिया, तो वो आपके अंदर ऑफिसर कब बनेगा। मेरे नाना जी एक चीज़ कहते थे, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। सही। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे याद आई कि ठीक है, नानू तो नहीं है, बट दिस थिंग विल ऑलवेज वर्क। हिम्मत आपको नहीं हारनी है, और ये चीज़ मैं सोच के ही आई थी। Hello and welcome. Today we have with us a very special officer, IPS Ariba. Jai Hind, madam. जय हिंद। She has secured All India rank 109 in UPSC Civil Services exam 2021. Ariba, thank you so much for taking out your time and joining us. मोस्ट वेलकम। मैम, सोसाइटी में ऐसा कहते हैं कि आपने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया, आप आईपीएस बन गए, तो यू हैव अराइव्ड, है ना। सो आप तो अब आईपीएस बन गए हो, तो हैज़ दिस फीलिंग संक इन, कैसा लग रहा है आपको, और अब तक आपका क्या मानना है, हैव यू अराइव्ड इन दिस सोसाइटी? Gradually this feeling has started to sink in, and I would also like to add कि gradually the responsibility has also started to sink in, because now you have to speak very correct words, you have to, because you become an inspiration for the society, so you have to put forward things that you know which will inspire aspirants and the society in a whole. So other than sinking in the society, the responsibility also comes in. So I would say yeah, it's a process still going on. राइट। आप सुल्तानपुर से हैं, Correct. आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी की है और यूपीएससी, ये तीन चीज़ें कहते हैं पूर्वांचल, वैसे तो सुल्तानपुर सेंट्रल यूपी में है, लेकिन पूर्वांचल से जो मिथिलांचल की बेल्ट है बिहार तक जो जाती है, वहाँ यूपीएससी का बहुत क्रेज़ है। तो कब आपने डिसाइड किया, व्हेन डिड यू थिंक कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है तो प्राइवेट सेक्टर में तो ऑफ कोर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत पैसा भी है और अब्रॉड की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिविल सर्विसेज अपील क्यों किया और कब डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज करना है? Okay. So the thing is, जैसे आपने बोला कि पूर्वांचल में स्पेशली देयर इज लॉट ऑफ क्रेज अबाउट इट। राइट। सो द थिंग इज माय फादर इज इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और उनकी कंपनी सुल्तानपुर में इज जस्ट एडजेसेंट टू डीएम बंगला। ओह। So whenever I would visit my father's office, I would Right. see कि ये कलेक्टर का घर है, and there would be lot of respect and you know something, another kind of vibe at that place. So since very childhood that this seat came to my mind कि ये कुछ बहुत respectful and बहुत ही अलग सी job है. So then I started talking to my father, my नाना जी, दादा जी. So they all told me कि हाँ ये बहुत ही अच्छी job है और आपको बड़े होकर यही बनना है. तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड नहीं किया था, ऑब्वियसली एक चाइल्ड क्या डिसाइड करेगा, करेक्ट, बट काइंड ऑफ एक ऑरा बन गया था इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई रियलाइज्ड कि माय कॉलिंग इज नॉट बिहाइंड द डेस्क डूइंग कोडिंग एंड स्टफ, but being in the ground and directly being in contact with people and diversifying my each day. Because in computer science, obviously it's a
breakthrough job, you know, everything is going digital, Right. you have a lot of growth, but Right. still you are limited somewhere. In this service, you have ample opportunities to explore. Correct. So after graduating, I decided कि अब मुझे full fledged इसमें जाना है. Hmm. Although I got placed in a startup based on artificial intelligence, I resigned from that startup in just 12 days. In 12 days you realize that this is not meant for you. करेक्ट एकदम वो रियलाइजेशन हिट कर गया मुझे. Hmm. और मैंने कहा अब इसका वेट नहीं करना है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, लेट्स डायरेक्टली जंप. यही मोमेंट है. यही मोमेंट है. फिर क्या किया? देन आई हैड अ मेंटर. ही वाज एसडीएम एट दैट टाइम इन माय डिस्ट्रिक्ट, ओके. मिस्टर प्रमोद. सो वो ही एक मेंटर थे जो स्टार्टिंग से आज तक भी मेरे मेंटर रहे हैं. अच्छा. हाँ. सो आई समहाउ मेट हिम एंड ही मेड मी रियलाइज कि आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है एंड यू कैन डू इट वेरी नाइसली. जस्ट दैट मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, आप उन चीज़ों को समझते जाना और करते जाना. ये एग्ज़ाम जितना बड़ा दिखता है और जितना इसके अराउंड यू नो हवा बना हुआ है, वैसा है नहीं कुछ. ऐसा है नहीं. तो मैंने उनको इंसानी ऑन crack करते फेस, हैं ऐसे. एग्जैक्टली, मैंने उनको ऑन फेस मान लिया एंड देन आई जम्प्ड इनटू इट. आई डायरेक्टली, I still remember that day. It was 26 June 2017. अरे वाह, आपको When डेट this- भी याद है. because that is a life changing उस moment. दिन आपने डिसाइड किया. उस दिन मैंने 26 decide जून 2017. Correct. You वो ईद का decided. दिन था. वो ईद का दिन था. आपने डिसाइड किया अब मुझे ये सिविल करना सर्विसेज है. करना है, IAS बनना है. बिल्कुल बिल्कुल. ओल्ड राजेंद्र नगर कब आए? ओल्ड राजेंद्र नगर में आई गेस सितंबर में आई. सितंबर में आई. वो लास्ट बैच था. 2017 के सितंबर में आ गए थे. 2017 के अच्छा. सितंबर में. और आप ग्रेजुएट हो चुके थे उस टाइम तक? हाँ, मैं मई 2017 में आई, पास्ड आउट. और फिर मैंने अपना जॉब, जैसे मैंने आपको बताया, Resign कर मैंने दिया रिज़ाइन 12 किया. days में ही. फिर मैं ORN गई एंड दैट वाज द लास्ट बैच जो वाजीराम से मैंने कोचिंग ली. वो लास्ट बैच था और मुझे नहीं पता था मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट मैं गई. और आई टेल यू, एवरी डे आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस होल प्रिपरेशन बिकॉज द सिलेबस इज सो इंटरेस्टिंग कि मज़ा आता था. हर दिन कभी लगता ही नहीं था कि कितने घंटे हो गया और कुछ थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था. आई वॉज सो एंथुजियास्टिक अबाउट दिस होल डे, एवरी डे. कि जैसे मैप होता है आपके सामने ना, बेड के सामने आपने मैप लगाया है. आई वुड नॉट गेट स्लीप, आई वुड ओनली ट्राई टू फिगर आउट ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है. इट वॉज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई रियलाइज्ड कि यही करना है, इसमें मज़ा आ रहा है. इसमें मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है, एग्जैक्टली. तो इसमें तो ऑप्शनल भी सिलेक्ट करना होता है. हाँ हाँ. और आप तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स आपका शायद ऑप्शनल नहीं है, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शनल नहीं भी जी. है, लेकिन फिर भी आप टेक सब्जेक्ट का भी ऑप्शन ले सकते थे. सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल आपने क्यों चूज़ किया? और ऑफ कोर्स आपने कहा आपके मेंटोर हैं, उन्होंने भी गाइड किया होगा, बट आपकी इनर कॉलिंग क्या थी सोशियोलॉजी लेने के पीछे? सो एज यू सेड, कंप्यूटर साइंस नहीं था और बाकी वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स थे, तो उसका कोई आपका लेना देना होता नहीं होता है. नहीं है. और the most the primary thing that struck me was my interest. I was always interested in knowing the society. So as I graduated from a women's only college, तो कुछ नेचुरल था, फेमिनिज्म और ये जो women's movement होते हैं, जेंडर इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल. सो दीज थिंग्स इंट्रीग मी अलॉट. सो व्हेन आई रेड द सिलेबस ऑफ सोशोलॉजी, मुझे समझ आया कि ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं दिन रात पढ़ सकती हूँ. और मुझे मेरे मेंटोर ने यही बोला था कि ऑप्शनल वो होना चाहिए जो आपको, आपकी नींद खुलती है और आप उसको सीधा उठा लो. वो इंटरेस्ट, वो मज़ा आना चाहिए. बिकॉज इन ऑप्शनल you'll have to give 60% of your time throughout this whole journey. So it has to have, you have to have a lot of interest in it. Right. तो मैंने सोशोलॉजी चूज़ किया एंड द रैशनल डिसीजन बिहाइंड इट इज़ कि वो मुझे हेल्प करेगा, चाहे वो ऐसे हो, GS1 का सोसाइटी का पार्ट हो, GS2 का सोशल जस्टिस हो, GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स गेट कनेक्टेड. तो मैंने वो लिया. फिर आपने पहला अटेम्प्ट दिया 2018 में. करेक्ट. उस टाइम आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इतनी जल्दी आपने अटेम्प्ट क्यों दे दिया? हाँ. क्योंकि आप 17 के एंड में तो आए ही थे, 6 महीने में आपने अटेम्प्ट भी दे दिया. द थिंग इज, वो जो पहला अटेम्प्ट था मेरा, आई वुड स्टिल से दैट वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट. आई वाज वेरी सीरियस. और मैं आपको बताती हूँ, 98 वाज कट ऑफ एंड मेरे नंबर थे 90 8 मार्क्स से आप रहे थे. 8 मार्क्स, दैट मींस 4 मोर क्वेश्चंस. सही है, मतलब 7 महीने के हिसाब से काफ़ी सही स्कोर है. हाँ, तो मुझे ये लगा कि आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन. अगर वो होता कि मैं 60-70 नंबर लेके बैठी हूँ, तो मतलब ये था कि स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सही नहीं है या मैं लैग बिहाइंड कर रही हूँ कहीं पे. बट दैट 90 मार्क गेव मी अनदर पुश कि ये मैं सही डायरेक्शन में हूँ. अगर 1 महीना भी मुझे मिलता और, तो मैं कर ले जाती इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को. एंड दैट वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट बिकॉज और कुछ ध्यान ही में नहीं आता था.
इट वाज लाइक सो आई वाज सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द सिलेबस कि मैं वही पढ़ती जा रही हूँ. इट वाज नेवर कि मैं बोर हो रही हूँ या कुछ ऐसा लो मोमेंट्स आ रहे हैं, नेवर, तभी नहीं. तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ऑब्वियसली नहीं हुआ, बट उसमें मैंने जितना पुश किया अपने आप को, उसने मुझे आगे हेल्प किया. फर्स्ट अटेम्प्ट का एंथुजियाज्म बहुत अलग होता है, बिल्कुल. क्योंकि आप तो वेटरन हैं, ऑफ कोर्स 4 अटेम्प्ट आपने दिए हाँ, हैं, हाँ. तो आपको पता होगा जो एनर्जी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी वो बेस्ट एनर्जी थी. आपने भी कहा कि मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था. ऑफ कोर्स एंथुजियाज्म वाइज ये बेस्ट अटेम्प्ट था, जी. क्योंकि हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और हम बहुत पढ़ते भी हैं. करेक्ट. ORN में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? आप रूम में थे, लाइब्रेरी में थे, कैसे आप का लाइफस्टाइल था वहाँ पर? देखो मैं सिर्फ अपने रूम में ही थी. वाजीराम से क्लास हुई, कम बैक टू रूम, ठीक है. एंड देयर आई हैड नो फ्रेंड फॉर 1 complete year. आई यूज टू गो आउट, ईट फूड, डू थिंग्स, बट अलोन, बिकॉज आई बिलीव कि अपना टाइम वेस्ट करना है खुद करो, दूसरे को वो मत दो. ये मैडम बहुत अच्छी बात कह रही कि है. वो दूसरा कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है, राइट? बिकॉज इफ यू गो विद सम पर्सन, चाय पे चर्चा, आपको मन नहीं है करने का, बट यू हैव टू डू. सही. सो आई नेवर लेट दैट आउटसोर्स. तो यही था. लाइब्रेरी तब जाते हैं जब आपका एंथुसियाज्म कम होता है. सही. मेरा कभी कम हुआ ही नहीं एक भी दिन. तो मैं लाइब्रेरी गई हूँ आई गेस 2019 के मेंस के टाइम पे. उसके पहले मैंने लाइब्रेरी देखा ही नहीं, क्या होता है, कभी घुसी ही नहीं मैं. तो रूम पे ही रहती थी और आई गेव एम्पल ब्रेक्स कि जहाँ पे भी ब्रेक लेना है. लाइक 15 डेज पे मैं अकेले चली जाती थी किसी मॉन्यूमेंट, किसी मॉल, शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत, या किसी सूफी नाइट, ये मुझे बहुत पसंद है. वो बेटर है लाइब्रेरी ढूंढने से. एग्जैक्टली. हाँ. तो मैम बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि आप रीडिंग रूम तब जाते हो जब आप रूम में बोर हो जाते हो, इसीलिए आप रीडिंग रूम ज्वाइन करते हो. और लाइब्रेरी कहना भी सही नहीं है, तो रीडिंग रूम है. करेक्ट, वो रीडिंग. लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ तो. सही. तो राजेंद्र नगर की बाकी और क्या चैलेंजेस थे क्या कुछ राजेंद्र नगर में, या फिर वो स्मूथ चल रहा था सब प्रोसेस? देखिए, अगेन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चैलेंजेस मुझे कभी हिट करते ही नहीं थे. अगर खाना बुरा है, नो प्रॉब्लम. पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कहीं और से ले आऊँगी. द थिंग इज आई वॉज इन अ वॉर मोड एंड दीज डिस्ट्रैक्शंस आई नेवर लेट देम सिंक इन कि ओनर ये प्रॉब्लम कर रहा है, रूममेट्स ये प्रॉब्लम कर रहे हैं. दैट वाज सब अवॉइड कर दिया, सब अवॉइड कर दिया, क्योंकि मोटिवेशन एंथुसियाज्म इतना स्ट्रांग है. एट पीक. बट नाउ व्हेन आई गो बैक टू ORN, देन आई रियलाइज कि मैंने वहाँ 4 साल कैसे बिताए थे अपने विद दैट फूड, विद दैट काइंड ऑफ जैम पैक्ड घर. आपको सांस लेने की जगह नहीं है. मेंटल हेल्थ एट इट्स वर्स्ट. उसके बाद खाना ऐसा, लैंडलॉर्ड. बट आई वुड स्टिल गिव ऑल द क्रेडिट टू दैट प्लेस, बिकॉज वो कर्म भूमि है मेरी. अड्डा तो वही है. अड्डा तो वहीं पे जाके एक बार तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, चाहे आप लाइन क्रॉस करो या ना करो, बट वहाँ एक तो बार मेरा जरूर मैसेज भी है एस्पिरेंट से कि ORN में अगर आप हैं या कहीं पे भी आप हैं, चैलेंजेस आएंगे, बट द थिंग इज चैलेंज वो आपको तब चैलेंज दिखता है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उससे. अगर आप उन्हें अवॉइड करते जाएंगे ना, तो दैट इज लाइक ओके, लाइफ इज लाइक दैट. तो आपने सेकंड अटेम्प्ट वहीं पे ORN में दिया, आपने प्री क्रैक कर लिया और आप मेंस आपने लिखा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाए थे और सेकंड अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस लिखा, तो उसमें चेंजेस क्या किया आपने लाइफस्टाइल में या कुछ सोर्सेज में, क्या बदलाव किया? तो मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरा पुश अपने आप को किया था, ठीक है, पर कुछ इमेच्योरिटीज़ थी, जैसे कि जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ABCD ऑप्शंस आपको दिए हैं, मैंने वो अटेम्प्ट किए. बल्कि उसमें वो आपको कोई गेस्ट छोड़ ही नहीं रहा है UPSC. तो वो इसलिए मेरा, और कुछ ऐसे चीज़ें थी जहाँ पे आप दिमाग लगा सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, वो मैंने रिस्क नहीं लिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. मेरी पढ़ाई वो स्मूथ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी. सेकंड में मैंने उस पे ही बिल्ड किया, मैंने कोई भी एक सोर्स ऐड नहीं की. नॉट इवन अ सिंगल बुक आई एडेड थ्रू आउट दिस जर्नी. जो फर्स्ट में थी वही आज तक है. तो उसमें बस ये था कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका मुझे समझ आया. उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट इन सेकेंड अटेम्प्ट आई अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? तो दैट आई अंडरस्टूड कि इसे सॉल्व कैसे करना है, किस में हम रिस्क ले सकते हैं, किस में नहीं लेना चाहिए. तो ये कुछ बदलाव थे. और फिर आपका टाइम जैसे बीतता है तो शंकर IAS जो बुक है आपकी, लक्ष्मीकांत आपके दिमाग में घुसी जाती है, स्पेक्ट्रम घुसी जाएगी. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चीज़ें आपको थोड़ी याद करके टिक करनी होती है वो अभी फ्लो में आती है. सही. तो नेचुरली जैसे टाइम बीतता है आपको चीज़ें आती भी रहती हैं, एंड देन यू गेट द हैक कि आपको करना कैसे अटेम्प्ट वहाँ पे. ये कुछ बदलाव थे. करेक्ट. CSAT प्रीलिम्स में आजकल हम देख रहे हैं बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है. और इनफैक्ट आपका तो आप आएंगे CSAT पे भी आएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में. लेकिन CSAT कितना बड़ा चैलेंज है और उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए UPSC एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स में?
तो मैं आपको अपने मार्क्स के थ्रू बताती हूँ। बताइए। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया सीसैट 2018 में, तो आई कुड नॉट क्रैक जीएस, बट इन सीसैट आई स्कोर्ड 110। इन सेकेंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 109 समथिंग। तो जब थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया तो मुझे लगा हर बार तो 100 के ऊपर आ रहा है, क्या दिक्कत है। उस साल मेरा सीसैट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में आपका थर्ड अटेम्प्ट में सीसैट सीसैट नहीं हुआ। जबकि आप एक मेंस लिख चुकी हैं। मैं मेंस लिख चुकी हूँ, मैं आराम से 100 स्कोर कर रही हूँ, जिस पे मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, पर थर्ड अटेम्प्ट में सीसैट नहीं हुआ। सो दिस शोज कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, और आप इसको उसमें मिस दिक्कत नहीं कहाँ कर आई थी, सकते। इंग्लिश में कि मैथ्स में, रीजनिंग में? उसमें दिक्कत इंग्लिश या मैथ्स की नहीं होती है, Practice बात की होती होती है है। कि आप स्टक रह गए क्या। हाँ मैं इंग्लिश में स्टक रह गई। हाँ मेरा जो आपने जैसे पेज खोला, हाँ। वहाँ पे पैसेजेस हैं, सही। ठीक है, और वो पैसेजेस लकीली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी कहो, वो ऐसे थे कि मेरा फर्स्ट 20 मिनट्स में एक भी पैसेज सॉल्व नहीं हुआ। तो हाँ। मुझे क्या करना चाहिए था, आई शुड हैव स्ट्रिक्टली, मैंने फ़ौरन स्विच करना चाहिए था अपने को क्वांट पे या लॉजिकल रीजनिंग पे। आई डिड नॉट स्विच। मुझे लगा लेट्स जस्ट डू वर्बल जैसे भी हो रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो वर्बल होता नहीं है। मैथ्स आप फिर भी कर लोगे, वर्बल तो स्टक हो जाता है दिमाग। तो मैं इंग्लिश करती गई और रिजल्ट ज़ीरो था। कुछ नहीं आ रहा है, गलत हो जा रहा है सब कुछ, और पैनिक मोड आ गया। बिकॉज आई थिंक सीसैट के पीछे माइंडसेट है। इट्स नॉट कि आप बैकग्राउंड क्या है, आप ह्यूमैनिटीज़ हैं कि साइंस है कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं कि आप कुछ भी मैथमेटिशियन आईआईटीएन जो भी हैं, डजंट मैटर। आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो आईआईटीएन हैं, दे हैव फेल्ड इन सीसैट। सो ये डर पहली बात निकालो कि आप ह्यूमैनिटीज़ हैं या आप यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ मैथ्स। सीसैट इज़ ऑल अबाउट योर एट द मोमेंट एप्टीट्यूड। राइट। आप कितनी जल्दी स्विच करते हैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन। द थिंग इज़ आपको 1 से 80 क्वेश्चन स्कैन करना है। अगर आपने सिर्फ 60 तक 50 तक आप पहुंच पाए, तो अक्सर ये होगा कि पिछले दो पेज में ना ईजिएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे जहां आप पहुंच ही नहीं पाए। तो योर प्रायोरिटी शुड बी कि आप 1 से 80 स्कैन कर लो, और फिर आप देखो कि आपसे क्या हो पा रहा है। हाँ। सही। जैसे प्रीलिम्स आपने क्रैक किया जब दूसरे अटेम्प्ट में, तो उसमें टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस थी? क्या आपने फर्स्ट टाइम में भी टेस्ट सीरीज लगाई थी और दूसरी बार में भी लगाई थी, तो डिफरेंस क्या था उसमें? फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे कि 7 महीने थे, वो पढ़ना ही मुश्किल हो जाता था, तो टेस्ट सीरीज़ का तो कोई मतलब नहीं था। ऑल्दो क्लास में चलती थी टेस्ट सीरीज़, वाजीराम में होती थी, बट उसका मैंने कभी इम्पोर्टेंस समझा नहीं इतना। ऑल्दो मेरा प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे ध्यान रहता था, मैं प्रीवियस ईयर देख के ही पढ़ती थी कि आगे कैसे पढ़ना है, बट टेस्ट सीरीज़ नहीं किया था मैंने, जो कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया। एक फुल मैंने टेस्ट सीरीज, आई गेस 35 टेस्ट की कुछ टेस्ट सीरीज वो लगाई, प्रॉपर टेस्ट सीरीज। उससे क्या समझ आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, सेकेंड आपको आइटरेशंस में कैसे जाना है कि आपको इजीली जो आ गए, फिर आपको सेकेंड राउंड में एलिमिनेशन करना है, थर्ड राउंड में आपका रिस्क और बढ़ जाता है। तो वो कुछ चीज़ें समझ आई कि क्या छोड़ना है, क्या किस में रिस्क लेना है। और फिर आपका टेस्ट सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ लगता था कि मैं हर क्वेश्चन को ना मार्क करती थी कि यहाँ पे नॉलेज गैप है, यहाँ रिविजन गैप है, यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट। तो मैं इस तरह से हर क्वेश्चन पे देखती थी कि नॉलेज गैप मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, या आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं। रिविजन गैप मतलब कि आपने वो रिवाइज किया था, पर अभी आपको ऑन द मोमेंट नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं रिविजन गैप है। कंसेप्चुअल गैप का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लाइक इंडियन ओशन डाइपोल है, मॉनसून, जेट स्ट्रीम, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जल्दी क्लियर नहीं होते। तो वो आपको टेस्ट सीरीज लगा के ही क्लियर होगा कि आप हर डायमेंशन में वो क्वेश्चन सॉल्व जब करोगे, तब आपको समझ आएगा कि वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर है या नहीं। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज आपकी काम करती है। टेस्ट सीरीज वर्सेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये एक डायलेमा होता है। स्टूडेंट्स इस पे ऑफ कोर्स डिवाइडेड रहते हैं, एस्पिरेंट्स और टॉपर्स भी। बिल्कुल। आपका क्या ओपिनियन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा है क्या? तो आई एम अ टॉर्च बियरर ऑफ प्रीवियस ईयर PYQs। यस, बिकॉज प्रीवियस ईयर ही एक चीज़ है जो आपको एक क्लू दे रही है यूपीएससी के दिमाग में क्या है, किस डायमेंशन में वो सोचते हैं, कितने डेप्थ में वो सोचते हैं। और टेस्ट सीरीज में ऑब्वियसली दे हेल्प अ लॉट, बट ये कंपैरिजन है ही नहीं। जब तक आपका प्रीवियस ईयर पूरा नहीं हो जाता, आई वुड से आप टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज इफ़ यू डोंट नो कि पार्लियामेंट चैप्टर से आज तक क्या आ चुका है, आप उसको टेस्ट सीरीज के करके क्या कर लोगे, है ना। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का लिए पार्लियामेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, किस डायमेंशन में इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ वो सरफेशियल पूछेगा, क्या वो इन डेप्थ पूछेगा। राइट। ये आपको वहीं से आएगा। वो कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, इनका तो कोई पैटर्न ही नहीं होता, तो क्या करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। आई गेस दीज आर द पीपल हु हैव नॉट एनालाइज्ड व्हाट यूपीएससी आस्क्स, हाउ दिस बॉडी वर्क्स। तो
यू प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन पर्सनालिटी टेस्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं तो आई वुड से ये कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ कहते हैं कि जैसे आप प्रीलिम्स से मेंस की तरफ जब जाएंगे तो आप फिर एक डिफाइंड सिलेबस की ओर जा रहे हैं, है ना। प्रीलिम्स में अनसर्टेनिटी का फैक्टर ज़्यादा होता है, मेंस में सर्टेनिटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या ऐसा होता है कि मेंस एक डिफाइंड सिलेबस है तो एस्पिरेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, या उसके भी अपने चैलेंजेस हैं? हाँ, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली प्रीलिम्स में कोई बहुत डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है, और करंट अफेयर बढ़ता जाता है, वो आपकी कुछ सरफेशियल नॉलेज पूछते रहते हैं, कभी कुछ प्लास्टिक पूछ लेते हैं, कभी वो लेमन ग्रास वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। बट मेंस में उन्होंने टॉपिक दिए हैं, सब टॉपिक दिए हैं, सब टॉपिक दिए हैं। अगर आपके पास उनके नोट्स हैं, आपका रिविजन अच्छा है, तो आई वुड से आप कॉन्फिडेंस के साथ घुसते हैं अंदर। प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस है स्टैटिक को लेके, अगर आपका स्टैटिक मजबूत है तो आप कॉन्फिडेंस से जाते हैं। मेंस में है, अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने रिवाइज अच्छे से किया है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो आई वुड से कि डेफिनेटली प्रेडिक्टेबिलिटी मेंस में ज़्यादा है, बट चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस तो हैं ही, बिल्कुल हैं, बिकॉज प्रीलिम्स क्रैक करके जो बच्चा आया है वो सीरियस है, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपका कंपटीशन उन सीरियस कैंडिडेट से है जिन्होंने हर किसी ने वो नोट्स बनाए हैं, हर किसी ने वो रिवाइज किया है। द थिंग इज वहाँ पे अब आप इनोवेट कैसे करोगे, एक्स फैक्टर क्या है, एक्स फैक्टर क्या है, वो है बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं, एसए में एक्स फैक्टर क्या है, GS1 इतना स्टैटिक है, उसमें एक्स फैक्टर कहाँ से लाओगे, अपने ऑप्शनल में कहाँ से लाओगे, तो ये अलग चैलेंजेस हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओनली 10,000 पीपल राइट मेंस, लाखों में से छट के 10,000 लोग ही मेंस लिखते हैं, वो सारे सीरियस हैं, सबके पास सिलेबस है, सब नोट बना लेंगे। बिल्कुल। उस एक्स फैक्टर में भी जैसे अब 2018 के अनुदीप सर थे, उन्होंने एक ट्रेंड दे दिया डायग्राम्स का। अब बच्चे ओवर यूज़ करने लगते हैं उस डायग्राम को मेंस आंसर में, तो भेड़चाल भी बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है एक अच्छा मेंस आंसर कैसे हो सकता है, उसमें डायग्राम्स कितने हो सकते हैं, और जेनरिक आंसर के अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं जो एक बैलेंस्ड आंसर कहलाएगा मेंस की? देखिए, जैसे आपने बोला कि डायग्राम की एक भीड़ लग गई है, भीड़ लग गई है, तो ऑब्वियसली अनुदीप सर का वो खुद का इनोवेशन था, ठीक है। इनोवेशन विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड, पर अगर आप उस इनोवेशन को एक सेट पैटर्न बना लेंगे ना, तो फिर वो आपको इनफैक्ट नेगेटिव में ले जाएगा। करेक्ट। तो अभी एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो वैल्यू एडिशन है, इट्स नॉट वैल्यू इन इटसेल्फ, वो सिर्फ ऐड कर रहा है। लोग एनालिसिस छोड़ चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि ECI काम कैसे कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उनको रिपोर्ट्स पता है, फ्लो चार्ट बना देते हैं। एग्जैक्टली, उन्हें सारे रिपोर्ट्स पता है कि ECI ने इसमें ये कहा है, ECI को रिकमेंडेशन इस कमीशन से आई है, एग्जैक्ट उन्हें काम नहीं पता उसका। तो यही बात है कि आप उसको वैल्यू ऐड कर रहे हो सिर्फ। ऑलवेज रिमेंबर, आपका एनालिसिस ही चेक किया जाएगा, बिकॉज जब तक एनालिसिस स्ट्रांग नहीं है, UPSC इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू। और डायग्राम्स भी वो होने चाहिए जो कुछ बता रहे हैं एक्स्ट्रा। अभी जैसे आपने साउथ एशिया को सिर्फ बना के क्या दिखा दोगे, उसे पता है साउथ एशिया कहाँ है, उसे पता है इंडिया बांग्लादेश यहाँ है। अनटिल अनलेस यू आर एडिंग समथिंग टू दैट थिंग कि आपका टाइम सेव हो रहा है और आपने कुछ बात कह दी उसमें, है ना, डायग्राम के थ्रू, दैट इज़ फाइन। बट जस्ट टू मेक श्योर कि एक डब्बे में आप डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि हर कोई वो कर रहा है, दैट इज़ आई डोंट बिलीव कि वो कुछ एक्स्ट्रा करता है। जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बात कही कि ऑप्शनल हमेशा वो लेना चाहिए जो आप नींद से उठते ही पढ़ सको, मज़ा आना चाहिए। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी या PSIR ऑप्शनल लेते हैं जिसमें डायनेमिक बहुत ज़्यादा होता है, PSIR फॉर इंस्टेंस जिसमें IR बहुत होता है, वो उसको ओवरली पढ़ लेते हैं, है ना। तो ऑप्शनल में बैलेंस कहाँ स्ट्राइक करें? तो इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, सबका ऑप्शनल वही है जिसमें मज़ा आ रहा है, और कहते भी हैं ऑप्शनल में आप डेप्थ बढ़ाइए, GS में आप विड्थ बढ़ाइए, है ना। तो डेप्थ बढ़ाने में वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो कई बार हार्मफुल हो जाता है, वो ऑप्शनल में PhD कर लेते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो वो बैलेंस कैसे बनाए, ऑप्शनल को कितना टाइम दें हमारे एस्पिरेंट्स मेंस के लिए? ओके, सो ऑप्शनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली 500 मार्क्स कैरी करता है। और अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर और मास्टर्स से थोड़ा नीचे वो सिलेबस है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस, आपको PhD नहीं करना है, आपको PhD नहीं करनी है। तो द थिंग इज कि ऑप्शनल में खास करके हर ऑप्शनल का पेपर 1 जो है उसमें आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। वहाँ जैसे अगर मैं सोशियोलॉजी का एग्जांपल लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्खाइम ने रिलीजन की डेफिनेशन क्या दी है, वहाँ आप अपने रिलीजन की डेफिनेशन नहीं लिख सकते। तो डेप्थ उस टर्म्स में आनी चाहिए आपको कि ये आपका एक बेसिक है सिलेबस कि इमाइल दुर्खाइम का रिलीजन उसने बोला है पढ़ने को, तो अब आपको रिलीजन इमाइल दुर्खाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। दिस इज द डेप्थ दैट यू हैव टू गो। ये मतलब नहीं है कि अब आपने रिलीजन पे पूरी PhD कर दी,
या दुर्खाइम की आपने पूरी बुक ही खरीद ली अलग से कि अब हम इसको ही पढ़ेंगे। 6 थिंकर्स अगर दिए हैं तो मैं 6 की बुक ले आऊँगा और उसको पढ़ूंगा। दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। ठीक है, आपको बस उतने डेप्थ में जाना है जितना फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, और सेकेंडली जो प्राइमा फेसी आपको सिलेबस में दिख रहा है। एंड देन जैसे करंट अफेयर बोला, तो अब क्या हो रहा है कि बच्चे उसको जीएस बना दे रहे हैं, इतना करंट अफेयर डाल रहे हैं कि वो बिल्कुल इंडियन सोसाइटी जीएस 1 पार्ट लगने लगा है, सोशियोलॉजी। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब कोर्सेज अलग से आते हैं, करंट अफेयर कोर्सेज फॉर सोशियोलॉजी, करंट अफेयर कोर्सेज फॉर दिस, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। आप कोर सब्जेक्ट नहीं भूल सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली ऐड वैल्यू थ्रू करंट अफेयर कि ठीक है आपने ये थ्योरी पढ़ी और अभी ये ऐसा हुआ विच टेस्टिफाइज द थ्योरी, बट यू कैन नॉट फॉरगेट द थ्योरी कि क्या थ्योरी में क्या था, एंड यू आर जस्ट राइटिंग करंट अफेयर। ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस कि वही प्रीवियस ईयर से आपको बैलेंस समझ आएगा। लॉट ऑफ देम से दैट एथिक्स एसे ऑप्शनल इज़ द की टू सक्सेस, 1000 मार्क्स इसी से कवर हो जाते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। बट जीएस के पेपर्स हम देख रहे हैं का जो लेवल आ रहा है, दे आर नॉट, जिनको आप इग्नोर कर दो, अब ऐसे पेपर्स नहीं है। Correct. तो आप क्या इस स्ट्रैटेजी में मानती हैं कि एथिक्स ऐसे ऑप्शनल पे ज़्यादा एम्फेसाइज करो, जीएस पे कम एम्फेसाइज करो, या आपको लगता है नहीं सबको बैलेंस्ड वे में करना चाहिए? एग्जैक्टली, बैलेंस ना बैलेंस ही हम सबको आई गेस कहीं पे भी ले जाता है। हाँ। ठीक है, तो जीएस 1 में जैसे आप देखिए मेरे मार्क्स, मैं खुद के मार्क्स अगर लेती हूँ तो जीएस 1 में आई स्कोर 114, अगर इसमें 114 और हाईएस्ट थे 118, राइट, इट्स अ वेरी गुड मार्क्स। अगर ये नहीं आए होते तो शायद मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है, जीएस 2 में भी मेरे 110 थे, जीएस मतलब एवरेज मार्क्स थे, अच्छे मार्क्स। ठीक है, पर सोशियोलॉजी में मेरे मार्क्स है 250। अब अगर सोशियोलॉजी में मैं ठीक है और मेहनत कर लेती, मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेहनत की थी उसमें, बहुत मेहनत की थी, पर वो मार्क्स वहीं के वहीं थे। बट जीएस में खास करके आई बिलीव इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। आपने जितने अच्छे से स्टैटिक करंट नोट्स बनाए हैं, हर एक पॉइंट को उस पर नोट्स किए हैं, जीएस विल रिवॉर्ड यू, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शनल। ऑप्शनल में बहुत सब्जेक्टिविटी है, एग्जामिनर कौन है, क्या है, किस बिलीफ का है, तो ये चीज़ें जीएस में कम हो जाती हैं। तो ये आई थिंक ये स्ट्रेटजी अब तो काम नहीं कर रही है, राइट, कि जीएस को छोड़ दो एकदम। राइट। बच्चे कर रहे थे कि 90 भी आ गए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ट्रेंड हम पास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं दैट इट इज़ नॉट इजी टू स्कोर 300 इन ऑप्शनल्स। पहले 300 ऑप्शनल में 2015 से पहले मतलब ऑप्शनल वाज द गेम चेंजर। वो कहते थे ऑप्शनल विल डिसाइड योर रैंक, व्हिच इज ट्रू, ऑप्शनल स्टिल डिसाइड्स योर रैंक, बट वो 250 पे रोक दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो इतनी मेहनत करने के बाद भी 250 260 स्कोर कर रहा है, मतलब जीएस पेपर की इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शनल में अब 300 क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका एक इनसाइट क्या है? अगर मैं कुछ ऑप्शनल छोड़ दूं, एंथ्रो, मैथ्स जो कि अभी ट्रेंड पे हैं, उनके अलावा जो जनरल एक ऑप्शनल कोई गिरावट है वो 300 नहीं आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टच करना। तो आपका एनालिसिस क्या है? ऐसा है कि जब हम कहते हैं ना, जब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। अब क्या है कि हर एक ऑप्शनल की एक बुक आने लगी है, हर बच्चा उसको पढ़ रहा है, रट रहा है, लिख रहा है। तो आई बिलीव कि एग्जामिनर को समझ आ चुका है कि इसमें इसकी खुद की नॉलेज नहीं है, इनोवेशन नहीं है। आप हर कोई वही डायग्राम बना रहा है, हर कोई वही फॉर्मेट ले रहा है, हर कोई वही डायमेंशन में एग्जाम लिख के आ रहा है। तो कहीं ना चीज़ें बहुत ही वन साइज फिट्स ऑल जैसी बात हो गई आजकल। सही, सेम बुक, सेम सोर्स, सेम उल्टी करना है आपको वहाँ पे, तो ये दिक्कत कर रहा है अब। हाँ, आई बिलीव। नहीं, बिल्कुल ठीक एनालिसिस है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक चीज़ हम कहते हैं यूपीएससी इज एन एटीट्यूड बेस्ड एग्जाम, इट्स नॉट एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के क्या ही टेस्ट करा लेगा, वो तो आपकी पूरा प्रोसेस एटीट्यूड टेस्ट कर रहा है। आपको लगता है ये बात सही है? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही अलग अलग स्किल्स ऑफ एटीट्यूड टेस्ट करते हैं, ना कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। 100% आप अग्री करते हैं इस पे? तो प्रीलिम्स में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे आपके एटीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं? तो मुझे लगता है टेम्परामेंट बहुत टेस्ट होता है आपका, कि रिस्क कितना ले सकता है बच्चा प्रीलिम्स में, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन या गेस वर्क भी कहो तो वो कितने अच्छे से ले सकता है उसको। आपको क्या लगता है कि तीनों स्टेजेस में कैसे कैसे एटीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं? आई ऑलवेज बिलीव कि यूपीएससी आपको इन स्टेजेस से आपकी क्वालिटीज़ चेक कर रहा है, ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं या नहीं। ठीक है, वो बस बहाना है एक लेने का, उसको नहीं मतलब है आपको कितना क्या आ रहा है। सही, ऑब्वियसली वो चीज़ें काम आएंगी, बट एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, जैसे आपने बोला। तो द थिंग इज प्रीलिम्स में आई बिलीव वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिविटी देख रहा है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे आप फील्ड में जाते हैं, जब आप काम पे जाएंगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आप उन इन्फॉर्मेशन से क्या इन्फर कर पा रहे हैं,
या आप अपने प्री कंसेप्शंस डाल रहे हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चेक होती हैं। चेक हो रही हैं। सेकेंडली वो आपकी विड्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन देख रहा है कि आप कितने अवेयर इंसान हैं कि कोई न्यूज़ एक दिन आई सिर्फ, जैसे डेनिस ओवन वाला क्वेश्चन आया था एक बार, हाँ। 2019 आई गेस, 19 में, हाँ। एक दिन आया था बस। किसने उसे कैच किया, किसने नहीं। डेनिस ओवन क्या था कि एक ह्यूमन फॉसिल आई गेस वो जी, निकला था। जी। अब वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आर्टिकल नहीं है कि दैट विल कीप रिपीटिंग इन न्यूज़पेपर। वो आया गया, वो उसने पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं इट चेक्स कि आप कितने अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से। और थर्डली इट आस्क्स योर डेप्थ। कुछ चीज़ों में उसको डेप्थ भी चाहिए कि आपको कुछ एक्सपर्टीज सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लो आप IAS बनते हैं और आप जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में या कहीं पे भी, अब आपको कुछ पता ही नहीं है कि मॉनसून कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है ना, वैक्सीन आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उतनी बहुत डेप्थ होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। पर उसके अबव हैंडल आपको करना है ऑन स्पॉट। आप कितने अवेयर रहे हैं बचपन से लेके आज तक, बहुत सी चीज़ें काम आ जाती हैं जो हमने बचपन में देखी थी, सुनी थी, वो आपसे 4-5 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। देन कम्स योर कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, हर जगह मैं देती भी हूँ कि जैसे PM किसान स्कीम आपको दी हुई है, आपको नहीं पता उसमें 6,000 का आपको ईयरली दिया पैसा मिल रहा है, कितना पैसा आपको नहीं पता। हाँ। मान लो उसने 6,000 की जगह 60,000 लिख दिया कि 60,000 नहीं दे सकती गवर्नमेंट, है ना, इतने किसान हैं। तो ये कॉमन सेंस आपका काम आता है। और ये कब डेवलप होता है, जब आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप एक अवेयर सिटीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं, चीज़ों को आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके एटीट्यूड ही तो है जो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके प्रीलिम्स में। बिल्कुल ठीक बात ये है। UPSC एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, हिंदू पढ़े, एक्सप्रेस पढ़े, और वो जब वो डिसाइड कर भी लेते हैं तो फिर वो मंथली मैगजीन्स का इतना इन्फोडेमिक है कि वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें कि छोड़ दें, कि दोनों पढ़ें, फिर वो ना सब हौच पौच कर देते हैं। करेक्ट। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि हमेशा न्यूज़पेपर पे स्टिक रहना चाहिए और वी शुड रेफर मैगजीन्स ऑल्सो, और कितना बैलेंस बनाना चाहिए दोनों का? ठीक है, सो आई वुड से द प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज न्यूज़पेपर, ऑलवेज। क्योंकि मैगजीन में क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है कुछ। अब उसको अगर 100 पेजेस छापने हैं, छापेगा, ठीक है, पर वो 100 में से हमेशा 20 to 30% ही चीज़ें रेलेवेंट होंगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब वो मैगज़ीन तो आपको 20 पेज का बना के नहीं देगी, क्योंकि दूसरी कोचिंग 100 पेज का बना रही है। तो बच्चों में क्या साइकी है कि जितना मटेरियल उतना बेहतर। तो कोचिंग का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि और मटेरियल दो। बट न्यूज़पेपर में क्या है, बहुत ही रेलेवेंट फिल्टर्ड न्यूज़ आएगी। मैंने द हिंदू पढ़ा था और मैंने एक हफ्ते द हिंदू पढ़ा, एक हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा और डिसाइड कर लिया कि कॉग्निटिवली और लैंग्वेज वाइज मुझे हिंदू ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने फिर स्टिक कर लिया। फिर अगर रैंक 1 भी बोलेगा इंडियन एक्सप्रेस, आई वुड नॉट लिसन। ये कन्विक्शन होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपने कोई रिसोर्स को दिमाग लगा के चूज़ किया है तो उस पर ट्रस्ट करो, अपने आप पे भी तो ट्रस्ट करो यार। अगर आप सब कुछ आउटसोर्स कर दोगे, उसने बोला ये कर लिया, उसने बोला ये कर लिया, तो वो आपके अंदर ऑफिसर कब बनेगा, है ना। तो वो ट्रस्ट अपने अंदर करिए। और एक न्यूज़पेपर, उसको सप्लीमेंट अगर करना है तो मैगज़ीन आई वुड रिकमेंड सिर्फ एक, उसको भी चूज़ कर लो कौन सी आपको पसंद आ रही है, किस में आपको लग रहा है कि ज़्यादा जंक इन्फॉर्मेशन नहीं है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एक मंथली की ईयरली? आई वुड से मंथली करते रहो कि कभी क्या होता है कि आपका न्यूज़पेपर छूट जाता है या कुछ स्किप हो जाता है, पर इम्पॉर्टेंट था वो चीज़, तो वो कवर हो जाएगी, गैप्स फिल हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस विद विच यू गो टू द पेपर। अगर आपको बैठे बैठे याद आ गया, शिट यार मैंने वो पढ़ा नहीं था, वो मैगजीन तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो आपका पूरा हिल जाएगा कॉन्फिडेंस। तो एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन के साथ अंदर घुसे है, तो एटीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली एटीट्यूड ठीक होगा तो ही क्लियर होगा। यस यस। आपने जब सेकंड अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखा, तब भी आपका मोटिवेशन हाई रहा होगा, क्योंकि आपको लगा होगा पहली बार में प्रीलिम्स हो गया 7 महीने में, और दूसरी बार में मैंने मेंस स्कोर किया, लिख लिया, तो आपको लगा होगा तीसरा अटेम्प्ट तो मेरा होना ही है, खुदा भी नहीं रोक सकता मेरा तीसरा अटेम्प्ट। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में जब आप ये रियलाइज करती हैं कि CSAT ही नहीं हुआ, वो कितना बड़ा झटका था रीबा, और उस झटके से कैसे आपने ओवरकम किया? तो कहते हैं ना कि एक फेज ऐसा आता है लाइफ में जब सब कुछ ऐसे लो जा रहा हो, मतलब रॉक बॉटम टच कर जाते हैं। एग्जैक्टली। अब उसके नीचे कुछ है नहीं जाने नहीं जानेंगे। वो मेरा फेज था 2020 फेज।
इट स्टार्टेड विद जनवरी में, जैसे आई गेस मेंस का रिजल्ट आया जनवरी में 2019 का, डिले हुआ था उस साल, सही सही है कोविड ना, कोविड 2019 का जो मेंस 2019 का था, भी डिले हुआ वो था। डिले हुआ था, कुछ सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा था। अच्छा। वो जनवरी 2020 में आई गेस हाँ आया जी, आप था। ठीक कह रहे ठीक हैं, है, हाँ। उसमें नहीं हुआ। नहीं हुआ। सो इट ऑल स्टार्टेड विद हेवे, ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आता है, ठीक है, मार्च में कोविड आता है। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से जो एक फैक्टर था इस चीज़ का, वो मेरे नाना जी थे। तो कोविड टुक अवे माई नाना जी, ठीक है। तो वो एक जो फैक्टर था कि मैं अपने नाना को ये प्रूफ करके दिखा पाऊँ कि जो उन्होंने ख्वाब मेरे अंदर जगाया था, वो मैं फुलफिल कर पाई हूँ, वो ख़त्म हो गया। बिकॉज दैट पर्सन इज़ गॉन, ही विल नेवर बी एबल टू सी मी एज एन ऑफिसर। तो वो मेरे अंदर एक बहुत ही एक ट्रॉमा काइंड ऑफ था कि यार मैं ये प्रॉमिस फुलफिल कर ही नहीं पाई उनकी लाइफ टाइम में। तो ही वॉज गॉन। देन उसी के एक हफ्ते बाद ये रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का, और उसमें GS was not the factor, CSAT was the factor. यही तो ये मतलब I was literally dismantled. It was shocking कि कुछ तो हाथ में आ ही नहीं रहा है। तो क्या होता है कि CSAT, अब उसमें ऐसा है कि ये तो है नहीं कि आपको आता नहीं है CSAT, ऑब्वियसली कुछ आप उसके लिए कर नहीं सकते, वो आपका उस टाइम पे टेम्परामेंट ऐसा था आपका, वो गया हाथ से। बट जैसे कहते हैं मेरे नाना जी एक चीज़ कहते थे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सही, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे याद आई कि ठीक है, नानू तो नहीं है बट दिस थिंग विल ऑलवेज वर्क। हिम्मत आपको नहीं हारनी है। और ये चीज़ मैं सोच के ही आई थी कि हिम्मत तो नहीं हारनी है, कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल्स आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी बस अचीव करने ही वाले होते हैं, बट हम उससे एक स्टेप पहले हार मान जाते हैं। फाइनल टनल है। हाँ करेक्ट, फाइनल टनल। सबसे ज़्यादा अंधेरा और वो तभी इस होता केस है। में थी भी। अगर मैं 2020 में हार मान जाती, CSAT नहीं हुआ, मुझे लगता कि यार अब क्या ही बचा है, मैं शायद छोड़ देती अगर। बिल्कुल छोड़ तो देते। ये नहीं होता जो आज हो रहा है, आप राइट? उस कगार पे थे जब आप सोशल मीडिया खोलते, आपके हाँ। प्राइवेट सेक्टर वाले दोस्त Correct. ड्रीम लाइफ जी रहे हैं और आप 3 साल UPSC को दे चुके हो, Exactly. जिसका कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर की स्किल्स भी लूज कर रहे हो, Exactly. है ना, और आपको तरह तरह के लोग तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, हाँ। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, यस, है ना। तो उस टाइम, उस सिचुएशन में एक मेंटोर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने कहा आपके एक मेंटोर थे, SDM है, यस सर, उनके अलावा भी एक मेंटोर, जैसे घर वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल। मेंटोर कोई भी हो सकता है। मेंटोर आपका टीचर हो सकता है, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कोई भी हो कुछ भी हो सकता सकता है, है, yes. आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो मेंटोर उस टाइम कितना हेल्पफुल था आपके लिए 2020, जब आपका एकदम वर्स्ट फेज था? तो वर्स्ट फेज में ये था कि जो मेरे फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मेरे प्रमोद सर, माय मेंटर, उनका मुझे कॉल आया एंड ही टू वाज शॉक्ड, बट ही इज सच अ पर्सन, उनका ऐसा एटीट्यूड रहा है कि ही विल ऑलवेज शो यू द ब्राइटर साइड, ऑलवेज, नो मैटर आप किस टाइम पे हैं। एंड द सेम हैपेंड दिस टाइम ऑल्सो। ही टोल्ड मी कि बेटा देखो, अगर आपका प्री निकल जाता, ठीक है, बट द रियलिटी इज योर नाना वॉज ऑन डेथ बेड, ही वॉज 1 month ही वॉज इन ऑन वेंटिलेटर। तो क्या आपको लगता है आप मेंस के लिए उतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाते? बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड विद योर नाना जी। बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। फिर से वो साइकिल रिपीट होती कि आपका मेंस नहीं निकला, अगेन यू हैव लेस टाइम फॉर प्रीलिम्स, आप उसको जो आप मेंस में इम्प्रोवाइज अब कर पाओगे वो आप तब नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे जब बताया तो आई रियलाइज्ड कि सही बात है। अब वो डेथ तो इनएविटेबल थी, उनकी होनी थी। 1 महीना जो हॉस्पिटल आना जाना वो सब जो था, मैं अगर प्रीलिम्स निकाल भी लेती तो मैं मेंस ऑब्वियसली नहीं कर पाती उतना अच्छा। अगर रैंक आती भी, वर्स्ट केस मान लो आ भी गया, तो आती कोई लोअर रैंक आती, ठीक है। और एक बार जब रैंक आ जाती है तो काइंड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी भी आ जाती है आपके साथ, भले आपको कोई भी सर्विस अलॉट हुई हो तो वो कॉम्प्लिसेंसी भी आ जाती है, ठीक है। तो आई रियलाइज्ड कि जो होता है बहुत सही होता है, जो होता है अच्छे के क्योंकि लिए हम होता बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं, बट इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन द प्रोसेस तो ऊपर वाला आपके लिए बहुत कुछ प्लान करता है। वो आपको बहुत ही जूम्ड आउट देखना होगा। हम इंसान बहुत जूम इन करके देखते हैं, ठीक है, तो बट जूम्ड आउट सिनेरियो इज ऑलवेज गुड। तो उस एक चीज़ ने मुझे उससे बाहर निकाला। फिर मैंने अपने फ्रेंड से भी बहुत बात की और उस टाइम पे मैंने अपनी एक हॉबी पिक कर ली। सही। तो उस चीज़ ने मुझे सेल थ्रू कर दिया। इस मोमेंट में आप ORN में ही थे कि डिड यू लीव ORN? नहीं, मैं ORN में ही थी। आप अभी भी ORN में ही हैं उस टाइम पे? हाँ, अभी भी मैं ORN में थी। ठीक है, सही। तो फिर से कैसे फाइनल पुश दिया, मतलब क्या किया और फिर से कैसे पूरी मोमेंटम के साथ लग गए?
वो दिन वो डेट याद नहीं है आपको? आपको डेट्स याद रहती है, वो डेट याद नहीं है, वो डेट याद रखनी चाहिए थी आपको। आई गेस नवंबर में हुआ था, ये रिजल्ट आया था नवंबर हाँ। में प्रीलिम्स का उस साल। हाँ हाँ हाँ, है ना? अक्टूबर में नवंबर। हुआ था, करेक्ट। हाँ, अक्टूबर नवंबर में तो 19 डेज के अंदर वो आ गया था। 19 डेज के अंदर यू वर बैक ऑन ट्रैक। हाँ, 19 डेज के अंदर रिजल्ट आ गया था हाँ, नवंबर में। रिजल्ट भी जल्दी आया था। करेक्ट। आप फिर कितने महीने बाद वापस ट्रैक पे आए? आई गेस नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ओनली ना? बिल्कुल नेक्स्ट डे। मेंटोर का रोल था इसमें, बिल्कुल और था। आपकी अपनी इनर डिजायर भी था कि अब मतलब अब सब कुछ फिर से लगा देना है इस अब पे। मुझे यही लगा ना कि अब सीसैट नहीं निकला, इससे गंदा क्या होगा? इससे वर्ष क्या होगा यूपीएससी? और तो कोई एग्जाम है नहीं, हाँ, है ना? हाँ। कि आप वो भी फेलियर एक देखो। हाँ। अभी सीसैट फेल हो तो ठीक है, अब इससे ऊपर कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना। फेल और कहाँ हो गए होगा आप? इस तो मोमेंट में कोई बैकअप नहीं था आपके पास ना? बिल्कुल बैकअप नहीं, कोई बैकअप नहीं। बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक यही आपको पुल ऑफ करा गया लाइन के बियॉन्ड, क्योंकि कोई बैकअप नहीं है, सब कुछ इस पे लगा दो। यस, जो है सब लगा दो। मैंने कभी नहीं सोचा कि आई शुड स्विच टू प्राइवेट, आई शुड गिव स्टेट पीसीएस, या आई शुड यू नो डू सम पार्ट टाइम जॉब। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्योंकि Parents मुझे बहुत कहीं ना कहीं लगता था होगा। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, एंड आई वुड से द बैकबोन ऑफ दिस जर्नी। क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे नहीं बोला कि बेटा आप रूम चेंज कर लो। जैसे वो जो मेरा था, इट वाज 13,500 रेंट। आई स्वेयर। ठीक है, तो पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव कि उन्होंने नहीं बोला कि अब तुम पटेल नगर चली जाओ, थोड़ा सा शादीपुर चली जाओ। शादीपुर चली जाओ। ही वुड से कि नहीं, एक जगह पे अगर आपको सूटेबल लग रहा है आप वहीं रहिए, कुछ सोचना ही नहीं है। फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू, इमोशनल सपोर्ट ऑलवेज हाई। और कभी ये नहीं बोला कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, या यू नो शादी फैक्टर एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज दे टू हैड दैट बिलीफ, आई हैड दैट बिलीफ, सो इट वॉज गोइंग ऑन। और आप फिर जब सीधा ले चलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। क्योंकि मेंस का तो हो गया, हर्डल आपने क्रॉस कर ही लिया, और मेंस आपने पहले भी लिखा था, इस बार ऑफ कोर्स बेटर किया होगा, तभी आप पर्सनालिटी टेस्ट पे आए। Yes. वो मोमेंट कैसा था जब मेंस की लिस्ट में अपना नाम, फाइनल लिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, मेंस की होली पीडीएफ में अपना नाम देखा, Okay. अरीबा नोमान, तो कैसा लगा? द थिंग इज कि मार्च में मैं जामिया आरसी आई, और इंटरव्यू टाइम के लिए मैंने सोचा कि इंटरव्यू अल्टीमेटली प्रिपेयर करना है, तो लेट्स गो। मैं यहाँ फॉरेस्ट लिखने आई थी। अच्छा, फॉरेस्ट लिख रहे थे? यस, फॉरेस्ट का एग्जाम भी ठीक था है, मेरा, फॉरेस्ट ठीक, मेंस था, सही। वो भी क्लियर हुआ था मेरा। तो मैं तब आई थी, तो वो ओआरएन वाली वाइब थोड़ी ख़त्म हुई थी कि वो जो प्रेशर टेंशन ये जो होता है ना, वो थोड़ा कम था। तो एट दैट टाइम माई यंगर सिस्टर वॉज विद मी, वो मेरी बहन एक, शी वॉज विद मी, एंड हम लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे। मैं कहीं से आ रही थी वापस, मेट्रो में नेटवर्क नहीं था। एक बस मैसेज डिलीवर हुआ था मुझे मेरे एक फ्रेंड का कि लिस्ट आ गई, यूपीएससी में लिस्ट लग रही है, मेंस की। हाँ। यूपीएससी के बाहर लिस्ट लग रही है, और अभी वो नेटवर्क चला गया। तो मेरा हार्ट बीट वॉज लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल कि लिस्ट लग रही है और नेटवर्क ही नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? बट देन दैट पर्सन अगेन कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड 0811577। मैंने कहा यस, इट्स इन। दैट वाज ग्रेट। तो कितना अच्छा लगा सुन के। हाँ, वो रोल नंबर सुन के ऐसा लगा कि इट्स इन, की अभी हो गया। एंड सामने ही वो मेरी बहन खड़ी थी, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज, शी अंडरस्टूड कि क्या हुआ है। सो आई वाज लिटरली जंपिंग इन मेट्रो, एंड पीपल अराउंड मी दे वर लाइक, उनको पता क्या हो गया? नहीं, मेरे अच्छा, मुंह से पता था, निकल गया। दे वर लाइक यूपीएससी हो गया आईएएस हो गए, अब आप आईपीएस बन गए। उनको तो नहीं समझ आता correct. प्रीलिम्स मेंस का प्रोसेस, बट So- अचीवमेंट बहुत बड़ी थी। बहुत ही थ्रिलिंग फैक्टर था, बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली आई विल बी एबल टू एंटर दैट यू नो पैनल्स रूम, विल बी और एबल टू सी पर्सनालिटी हु टेस्ट में भी पीपल आर। यू स्कोर्ड 193, यस, व्हिच इज अ वेरी गुड स्कोर, बिकॉज बहुत अच्छे लोग और बहुत कॉन्फिडेंट जर्नलिस्ट, लॉयर लोग भी ना नहीं स्कोर कर पाते, उनको लगता है हम कर लेंगे, बट वो 170-80 पे अटक जाते हैं। 193 इज अ वेरी गुड स्कोर। तभी वो इंटरव्यू नहीं होता ना, वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लोग उसको इंटरव्यू ट्रीट कर लेते हैं। एंड फाइनली आप आईपीएस बन गए, राइट? अब आप भाई अब सिंक इन हो गया कि अभी भी अब क्या है, अब क्या प्रोसेस है? आई थिंक इस जर्नी में सिंक इन हो गया, इस जर्नी में कॉन्वर्सेशन में सिंक इन